हेलो दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों एवं मेरे बच्चों। लंबे समय के बाद आज मैंने सोचा है कि आप लोगों के बीच ऑनलाइन क्लास की जाए, ताकि बच्चों की जो छुट्टी हुई अध्ययन है, पढ़ाई है, जो क्लास सफ़र किया है लॉकडाउन के वजह से और वे डिस्टर्ब हो पाए हैं, इसके वजह से उनकी क्लास नहीं हो पाई है। अतः मैं चाहता हूं कि उनकी पढ़ाई बाधित न हो, वे हतोत्साहित न हो। मैं निश्चित रूप से उनके हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए उनके सिलेबस को तय समय सीमा में समाप्त करने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से आपकी सिलेबस एग्जामिनेशन के पूर्व समाप्त होगी, जैसा मैं आशा करता हूँ। विशेष जैसा कि पूर्व के क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है, 12th बायोलॉजी का पहला यूनिट, जिसे रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं या जिसे इन हिंदी हम जनन या प्रजनन कहते हैं। और इस जनन या प्रजनन जैसी जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम जीवों में जनन कहते हैं। और जीवों में जनन जैसी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को नहीं समझेंगे, उसके विधि को नहीं समझेंगे, तब तक उसके डेप्थ में, उसके प्रोसेस को जानने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। अतः मैं चाहूँगा कि आज का क्लास, आज का यह वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक देखें और शुरू से लेके अंत तक बने रहें, ताकि आपका एक भी तथ्य, एक भी स्टेप आपसे ओझल ना हो सके। और आप निश्चित रूप से, मैं समझता हूं कि आप इस चीज को निश्चित रूप से समझ पाएंगे। अतः सबसे पहले मैं आपको आज बता दूं, रिप्रोडक्शन का मीन्स होता क्या है। रिप्रोडक्शन, जिसे हम जनन या प्रजनन कहते हैं, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही रूप, रंग, रचना एवं स्वभाव के जैसे एक छोटे से शिशु जीव को या एक संतति जीव को जन्म देती है या फिर उसे उत्पन्न करती है। ऐसा करने को ही सामान्यतः हम जनन कहते हैं या उसे प्रजनन कहते हैं। जनन या प्रजनन जैसी ये जो घटना है या ये परिघटना है या जो प्रोसेस है, एक्चुअल में यह लिविंग बॉडी के द्वारा ही परफॉर्म किया जा सकता है। यह किसी भी नॉन लिविंग बॉडी के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ केसेज में नॉन लिविंग बॉडी के द्वारा ऐसी माइनर प्रोसेस क्रिएट होते देखा जाता है, लेकिन उसे हम एक्चुअल रिप्रोडक्शन न कह के उसे हम फिजिकल ग्रोथ कह सकते हैं। अतः यहाँ हम फिजिकल ग्रोथ की चर्चा न करके बायोलॉजिकल इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे इंक्रीज करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो इंक्रीज करते हैं, एक एक जीव की संख्या में जो वृद्धि होती है, वह वृद्धि जनन या प्रजनन जैसी विधियों के संपन्न होने से ही संभव हो पाता है। अतः ऐसी स्थिति में जनन को जानना, जनन को समझना, खासकर 12th के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए भी क्योंकि यह हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। क्योंकि दुनिया में जितने भी तरह के लाइफ क्रीचर्स हैं, उन सबों में ये प्रोसेस क्रिएट आउट होता है, और इन्हीं प्रोसेस के क्रिएशन के पश्चात उनका स्पेसिएशन बना रहता है। हम देखते हैं कि इस धरती पर, इस अर्थ पे, इस प्लैनेट्स पे जहां हम रह रहे हैं, जो हमारा हैबिटेट है, यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे जीव समुदाय अलग अलग हैबिटेट में निवास करते हैं, और वह अपने जैसे रूप, रंग, रचना एवं स्वभाव के जैसे एक नए छोटे से शिशु प्राणी को जन्म देते हैं। अगर उनमें ऐसी प्रोसेस, ऐसी विधि सर्कुलेट नहीं हो पाए या उसे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर उसकी सर्वाइवल, उसका स्पेसिएशन
इस धरती पर नहीं हो पाएगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो वो इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे और उनकी स्पेसीज हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अतः प्रकृति ने ऐसे जीवों में एक ऐसी नेचुरल, एक ऐसी वाइटल प्रोसेस को इन्वॉल्व कर दिया जिसके सहारे वह अपने ही रूप रंग रचना एवं स्वभाव के जैसे एक छोटे से शिशु को जन्म दे पाता है। और वही छोटा सा शिशु धीरे 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 ग्रेजुअली वो डेवलप होता है, ग्रोथ करता है, और आफ्टर द डेवलपमेंट एंड देयर ग्रोथ दे अचीव देयर मैच्योरिटी, एंड तब वह अपने पेरेंट्स के रूप रंग रचना के जैसे ही एक वयस्क प्राणी या जीव के रूप में रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। और वह बदलने के साथ ही अपने पेरेंट्स के किए हुए उस सेक्सुअल इंक्रीजमेंट प्रोसेस को पुनः आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जिसे हम रिप्रोडक्शन या जन्म के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम आपको रिप्रोडक्शन से रूबरू कराते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दुनिया के किसी भी जीवीय समुदाय के किसी भी जीव शरीर में होने वाली ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने ही रूप रंग रचना एवं स्वभाव के जैसे एक छोटे से शिशु प्राणी या एक छोटे से शिशु संतति जैसे जीवों को जन्म देता है या वह उत्पन्न करता है, वैसा करने को ही हम जनन कहते हैं। अर्थात जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीवित जीव अपने जैसे रूप रंग एवं रचना के जैसे एक छोटे से जीव या संतति जीव की उत्पत्ति करता है। यदि ऐसा कोई जीव करता है तो ऐसा करने को हम जनन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको रिप्रोडक्शन से आगे इसके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग जनन का प्रकार कहते हैं। जनन का प्रकार। सामान्यतः टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जिसे हम जनन का प्रकार कहते हैं या जनन के प्रकार कहते हैं, यह दो प्रकार का होता है। मेजरली reproduction may be two types. First of all, asexual reproduction. First of all, asexual reproduction. Friends, यहाँ reproduction को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं और B हो जाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल यहां पे हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, और दूसरा स्टेप है, दूसरा प्रकार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो मेजर काइंड हो जाता है रिप्रोडक्शन का, और फर्दर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपने कई उप विधियों द्वारा कालांतर में परफॉर्म होती है, और बहुत सारे जीव इन दोनों में से किसी एक के द्वारा नए जनरेशन को परफॉर्म करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में हम लोग बारी बारी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बार हम ए को देखते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसे नॉर्मली हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान देंगे आप, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ए प्रेजेंट है और A4 एब्सेंट होता है। A4 क्या होगा? एब्सेंट होता है। A4 एब्सेंट होगा। प्लस इसके बाद बचता है सेक्सुअल। तो सेक्सुअल जो वर्ड है वो सेक्स से रिलेटेड है, सेक्स कंटेंट। अतः यहां क्या देख रहे हैं आप? A4 एब्सेंट और यहां सेक्सुअल मीन्स सेक्स कंटेंट, अर्थात एब्सेंट ऑफ सेक्स कंटेंट, एब्सेंट ऑफ सेक्स कंटेंट। ऐसी जनन की प्रक्रिया या ऐसी जनन की क्रियाविधि जिसमें सेक्सुअल बॉडीज कभी भी एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेंट नहीं होंगे। जनन की एक ऐसी खास विधि जिसमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल बॉडी कभी भी एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेंट नहीं होंगे, फिर भी एक नई जनरेशन, एक नई इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिक का क्रिएशन हो जाएगा, एक नए जीव संतति की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ऐसा होने को हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। एब्सेंट, A4 एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, अनुपस्थित यानी एब्सेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, अनुपस्थित। और सेक्स का मीन्स होता है लैंगिक अंग। तो यहां क्या हो गया? अनुपस्थित लैंगिक अंग, जहां पे सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट हो। सेक्सुअल ऑर्गन क्या हो जाएगा? सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट हो जाएगा। तो सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होने के साथ ही इंडिविजुअल पेरेंट्स के द्वारा न्यू जनरेशन को जनरेट किया जाता है। सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होने के बावजूद भी नई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर दिया जाए, उसे उत्पन्न कर दिया जाए या उसे जन्म दे दिया जाए, तो ऐसा करने को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको, इसे और भी बेहतर तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ध्यान देंगे आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, जनन की एक ऐसी खास विधि जिसमें बिना किसी युग्मक संलयन हुए बगैर किसी नए संतति जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान देंगे आप, यहाँ पे एक खास चीज है जिस पर आपको फोकस करने की जरूरत है, वो है कि बिना गैमेटिक फ्यूजन का, नो चांसेस ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इन सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज दे इन्वॉल्व ओनली वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल पेरेंट्स। इसमें अकेली इंडिविजुअल पेरेंट्स ही, एक व्यक्तिगत जनक ही एक नए संतति जीव को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, एबल होता है। अर्थात यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन में, या जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इस अलैंगिक जनन में मूल रूप से किसी तरह का कोई गैमेट भाग नहीं लेगा। अलैंगिक जनन में किसी भी तरह का गैमेट या युग्मक जिसे हम कहते हैं वो भाग नहीं लेगी। बिना युग्मक के भाग लिए बगैर ही एकल जनक जब किसी नए संतति जीव को उत्पन्न कर पाने में, जन्म दे पाने में सक्षम होती है, तो ऐसा करने को अलैंगिक जनन या उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर से थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करके समझ ले। अर्थात
जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बिना किसी युग्मक संलयन हुए बगैर ही अगर कोई इंडिविजुअल पेरेंट्स एक नए संतति जीव को जन्म देती है या उसे उत्पन्न करती है तो ऐसा करने को हम अलैंगिक जनन या फिर उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड। फिलहाल हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ते हैं। चूंकि इसे दो मेजर टाइप में हम बांटे हैं रिप्रोडक्शन को, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे ए में रखा गया है और दूसरा बी जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहे हैं। लेकिन ये दोनों को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस की वजह से हम इन्हें पार्टिकुलर लेकर आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लीड करते हुए इसके सब टाइप को हम जानेंगे। तो फिलहाल हम अलैंगिक जनन के सब टाइप को जानेंगे। आप वीडियो में बने रहें और फिलहाल आगे देखते रहें, आपको सारे चीज धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगे और आप इस चीज को समझ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कहने का मीन्स हो गया अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, जैसा कि दोस्त आपको बताया गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दो मेजर टाइप हैं इसके। लेकिन अब इस दोनों मेजर टाइप को एक ही साथ हम डील नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों में काफी अंतर होती है और दोनों कहीं न कहीं बहुत सारे जीवों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किसी में एसेक्सुअल होता है तो किसी में सेक्सुअल होता है। ऐसा नहीं है कि सारे जीव दोनों तरह के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ जीव एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो कुछ जीव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसलिए उनके नेचर ऑफ रिप्रोडक्शन, समझ रहे हैं ना, उनके नेचर ऑफ रिप्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए हम रिप्रोडक्शन को दो भागों में या दो प्रकार में बांटते हैं, जिसमें से पहला आपको बताया जा चुका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसका दूसरा टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को देखेंगे क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। पिछली कक्षा का आप ध्यान देंगे, पिछली कक्षा का, तो आपको ये फील भी होगा कि मैंने इन सारे चीजों को, जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने सब टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इसमें भाग लेते हैं, कौन सी डिवीजन भाग लेती है, वो सारी चीज को मैं क्लियर करके बता दिया हूं आपको। फिर भी चूंकि इतने लंबे समय का लॉकडाउन हुआ ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, तो फिर मैं सोचा हूं कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, भूलने की उनमें ज़्यादा कंडीशन होता है, अतः उन्हें फिर से पिछली क्लास के चैप्टर को रिमाइंड करते हुए अगली चैप्टर को हम बच्चों के सामने रखेंगे ताकि बच्चे प्रीव्यू कर लेंगे और पिछली कक्षा का अद्यतन जानकारी भी उनको हो जाएगी, जो आगे की क्लास को करने में उन्हें काफी सहायता देगी। अतः ऐसी स्थिति में मैं रिप्रोडक्शन को पुनः आप लोगों के बीच पढ़ाने का काम किया हूँ, बताने का काम किया हूँ। आप, मुझे आशा है, मुझे ऐसा विश्वास भी है कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझे होंगे और इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, इन केस आपको अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर आप अगले वीडियो को देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। अन्यथा आप मेरे YouTube चैनल
पे जाके सब्सक्राइब करेंगे, फिर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट्स लिखेंगे कि क्या हाँ प्रॉब्लम हुआ, कौन कौन से तथ्य हमें नहीं समझ में आया, फिर मैं उसका सफलतापूर्वक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से आप वीडियो में बन रहे हैं। फिलहाल मैं अलैंगिक जनन के प्रकार को बताने का काम कर रहा हूं और आप इस चीज को जाने। अलैंगिक जनन के प्रकार यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप है जिसको हम लोग फीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीजन कहते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक में, खासकर एनसीईआरटी में हम अगर जाएं तो देखेंगे कि वहां केवल फीजन है, लेकिन किसी किसी बुक में बाइनरी फीजन की भी चर्चा है। बाइनरी फीजन, इन हिंदी इसे हम द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन, द्विखंडन या द्विखंड जनन, द्विखंड जनन। फीजन या बाइनरी फीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है जो खास करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें ना तो गैमेटिक फ्यूजन होता है, ना ही किसी तरह का सेक्सुअल गैमेट पार्टिसिपेंट करते हैं, और ना ही कोई विशेष हार्मोनिक कंडीशन क्रिएट होता है। अतः यह सिंपलेस्ट प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें होता क्या है कि रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा अपने होल बॉडी को दो बराबर हिस्से में, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, आप देख सकते हैं, आप पढ़े भी होंगे, प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी जा चुका है, आप देखे भी होंगे, बाय फिगर मैंने आपको बताया था। फिलहाल अभी भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप इस चीज को देखें कि उसमें होता क्या है। उसमें बैक्टीरिया है, वो भी यूनिसेल्युलर लाइफ है, अमीबा है, वो भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक लाइफ है, और पैरामीशियम है, वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक लाइफ है। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे तो फीजन और बाइनरी फीजन, जिसे हम द्विखंडन या द्विखंड जनन कहते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम अपने संपूर्ण शरीर को दो बराबर भागों में डिवाइड कर लेती है, और डिवाइडेड पार्ट स्वतंत्र रूप से एक एक इंडिविजुअल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वह डिवाइडेड डॉटर सेल्स फिर से ग्रो अप होकर के इंडिविजुअल लाइफ के रूप में परिणत हो जाता है, और वह अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है। अतः ऐसी स्थिति में हम ऐसे प्रोसेस को फीजन या बाइनरी फीजन कहते हैं, या इसे द्विखंडन या द्विखंड जनन कहते हैं। जस्ट एग्जाम्पल ध्यान देंगे, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल सेल है। अब हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल में फ्यूजन होता कैसे। क्योंकि बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, यह प्रोकैरियोटिक लाइफ है, और प्रोकैरियोटिक लाइफ में एक होल बॉडी डिवाइड करने का माइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है। एक्चुअल में यह प्रोकैरियोटिक लाइफ होने के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल भी है ना। ये असीम कोशिका है, और इस असीम कोशिका की जो जीव है, जैसे हम इसे बैक्टीरिया कहते हैं, यह क्या है? बैक्टीरिया है, और इसे बैक्टीरिया को हम लोग इन हिंदी जीवाणु कहते हैं। तो इस जीवाणु जैसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यह एक्चुअल में ए माइटोसिस सेल डिवीजन को फॉलो अप करता है। किसको फॉलो करता है? माइटोसिस सेल डिवीजन को। ए माइटोसिस सेल डिवीजन, डोंट माइटोसिस, ए माइटोसिस सेल डिवीजन, ए माइटोसिस सेल डिवीजन को फॉलो करता है, और ए माइटोसिस सेल डिवीजन को फॉलो करता हुआ अंततः इसके शरीर के बीचों बीच हिस्से से फ्यूरो पड़ने लगता है। फ्यूरो इट मीन्स खांच, और बीच से ये खांच
पड़ते हुए अंततः इसे दो बराबर सेल्यूलर बॉडीज में डिवाइड कर देती है और इस तरह से ये सेल डिवाइड हो जाता है। और आप देखेंगे कि यह सेल दो बराबर भागों में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। ये सेल क्या हुआ, दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया। और इस प्रकार से अब यह डिवाइडेड बैक्टीरिया दो न्यू डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिसे हम अनुजात जीवाणुविक कोशिका कहते हैं या अनुजात जीवाणु सेल कहते हैं। इसे हम लोग डॉटर सेल्स कहेंगे। टू डॉटर सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया का टू डॉटर सेल्स बन गया। और इस प्रकार से एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल बन गए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ किसी भी तरह का कोई गेमेटिक फ्यूजन नहीं हुआ, इसलिए यह पहले अलैंगिक जनन है, पहले यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन एक्चुअल में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कैसे हो रहा है, डिवीजन होने से, बंटवारा होने से। इसमें क्या हो रहा है कि जीवाणु की कोशिका दो बराबर भागों में बट जा रही है और बटने के बाद जो डिवाइडेड सेल्स हो रहे हैं, जो उनके दोनों पार्ट डिवाइडेड हो रहे हैं, वो दोनों पार्ट स्वतंत्र रूप से फ्रीली रूप से इंडिविजुअल माइक्रो बॉडीज, इंडिविजुअल डॉटर सेल्स, यानी इंडिविजुअल टू बैक्टीरियल डॉटर सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये पुनः ग्रो करता हुआ अपने लाइफ को अंजाम देते हैं, अपने लाइफ को मेंटेन करने लगते हैं। अतः इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन या फिर फिजन कहेंगे। इन हिंदी से द्विखंडन या खंडन कहेंगे या खंड जनन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, जिसे हम अमीबा कहते हैं। बाइनरी फिजन अमीबा के केस में देखते हैं। बाइनरी फिजन इन अमीबा। जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा, ये अमीबिक सेल है। हालांकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, फिर भी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के सहारे दिखता है, उसके रेस्पेक्ट में मैंने इसका फिगर या चित्र बनाने का प्रयास किया है। इस तरह से यह एक अमीबा है, यह अमीबिक सेल है। क्योंकि अब ध्यान देंगे, ये भी दो भाग में बटेगा और बैक्टीरिया भी दो भाग में बटी थी, लेकिन वहां पे बैक्टीरिया क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल था। बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं, वह प्रोकैरियोटिक सेल थी। और प्रोकैरियोटिक सेल जो भी होता है वह न्यूक्लियस एब्सेंट वाला होता है, यानी दैट इज लैक ऑफ न्यूक्लियस। वास्तविक केंद्रक उसमें नहीं पाई जाती है। और जिसमें भी वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, वह ए माइटोसिस सेल डिवीजन को फॉलो करता है और उसको फॉलो करने के साथ ही अपने शरीर को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दो नई अनुजात कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिस प्रकार से बैक्टीरिया ने किया था। इसलिए चूंकि वहां न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए उस बैक्टीरियल सेल में होने वाली जो सेल डिवीजन हुआ, उसे हम ए माइटोसिस सेल डिवीजन कहेंगे, क्योंकि उसमें किसी तरह का न्यूक्लियस, किसी तरह के क्रोमोसोमल मटेरियल्स या किसी तरह का क्रोमोसोमल नेटवर्क का डिवीजन होते हुए नहीं देखा जाता है। इसलिए वह ए माइटोसिस सेल डिवीजन उस बैक्टीरिया के डिवीजन में पार्टिसिपेट होता है। लेकिन जब हम बाइनरी फिजन इन अमीबा में अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि अमीबिक सेल जो है, जिसे हम अमीबा, ये भी एक तरह का सूक्ष्मजीव है, ये भी इट इज कांट बी सीन बाय नेकेड ह्यूमन आई बिकॉज इट इज द माइन्यूट स्ट्रक्चर।
यह काफी सूक्ष्म संरचना होती है, ये इसलिए यह हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, यह मानव नेत्र से दिखाई नहीं दे सकती है। यदि हम इसे देखना भी चाहे तो इसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। देन तब हम इस माइक्रो बॉडीज को देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ऑप्टिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा और तब हम इसे देख पाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। चूंकि यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दे सकता है या दिखाई देता है, इसलिए इसको सूक्ष्मदर्शीय जीव या माइक्रोस्कोपिक लाइफ या ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। फिलहाल जो भी स्ट्रक्चर हमें दिखता है, जो हमें प्राप्त हुआ है, उस स्ट्रक्चर के अनुरूप हम देखें तो अमीबिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस की प्रेजेंसी के वजह से ही ये माइटोसिस सेल डिवीजन को फॉलो करता है और माइटोसिस को फॉलो करते हुए यहाँ पे माइटोसिस एपियर होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन एपियर होता है, जैसा कि सेल डिवीजन के क्लास में मैंने आपको बताया है, बट माइटोसिस को हम लोग यहाँ जान ले। माइटोसिस सेल डिवीजन उसी सेल में होती है जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। अतः यहाँ अमीबा यूनिसेल्युलर लाइफ जरूर है। बैक्टीरिया के केस में देखें तो बैक्टीरियल सेल भी यूनिसेल्युलर है और अमीबिक सेल भी यूनिसेल्युलर है। सिमिलरिटीज दोनों में यह है कि दोनों बोथ आर यूनिसेल्युलर, बट डिफरेंस यह है कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहां न्यूक्लियस की प्रेजेंसी के वजह से सेल डिवीजन चेंज कर जाता है। वहां ए माइटोसिस सेल डिवीजन अपीयर हुआ था, जबकि यहां माइटोसिस सेल डिवीजन अपीयर होगा, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस, एब्सोल्यूट न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, जिसमें क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है और इस क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के वजह